Good evening, children. Today we are going to discuss about the new chapter that is known as work and energy. As you know, work and energy, this chapter is divided in two parts. One is the work, another one is your energy. ठीक है? वर्क बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज अ वर्क? अगर वर्क बेसिकली हम कह सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है. काम को मतलब क्या हुआ? अगर आप एक सामान को, एक ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जा रहे हो तो हमने वर्क किया ना. आप स्टडी कर रहे हो, आप कोई रनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपने वर्क किया और उस वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे, व्हाट इज अ वर्क एंड व्हाट इज एनर्जी. क्लियर है? नाउ चैप्टर इन वन ग्लांस हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे. तो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ वर्क, ओके, एंड what formula is used in work. It means how we can calculate work. Work may be positive, negative or zero. Clear है? और वर्क को करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए. It means capability of doing work is called the energy. Energy is always transform one form to the another form, and energy is always conserved. ये सारी स्टोरी हम यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे एनर्जी कितने टाइप के हो सकते हैं. हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सोलर, साउंड एंड मैकेनिकल. और ये फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल. अब वर्क के दो फेज हम डिस्कस करेंगे. तो एनर्जी, दूसरा पावर. पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड दी पावर. और पावर की जो कॉमर्शियल यूनिट होती है वो किलो वाट आवर होती है, आप यूनिट कहते हो. घर में आपने देखा होगा, घरों में योर पेरेंट्स जनरली सेज दैट कि आज 200 यूनिट्स इस बार इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुआ है. दैट वाज द कॉमर्शियल यूनिट. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आप ये जान लो, फिजिक्स का बैकबोन है ये चैप्टर. व्हाई इट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द फिजिक्स? बिकॉज फिजिक्स का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही होता है कि एनर्जी को, हाउ वी कैन प्रोड्यूस द एनर्जी. ठीक है? चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़िए, चाहे आप मैकेनिकल पढ़िए, कोई भी फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है हाउ वी कैन प्रोड्यूस द एनर्जी. क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. स्टार्ट होता है व्हाट इज अ वर्क. फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज अ वर्क. तो वर्क क्या है? डूइंग वर्क, एनर्जी इज रिक्वायर्ड. किसी काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. ऑब्वियसली यार, आप लोग कुछ भी करते हो, चाहे स्पोर्ट्स में जाओ, चाहे इफ यू आर स्टडिंग, इफ यू आर वर्किंग, यू आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, यू आर रनिंग विद द साइकिल, ओके, एवरीथिंग रिक्वायर द, फॉर डूइंग एवरीथिंग यू नीड द एनर्जी. अच्छा, आप लोग एनर्जी कहां से मिलती है? फ्रॉम दी फूड. ठीक है? एनिमल्स, मैन, ह्यूमन बीइंग, etc. they need, it means living organism needs energy for their work. क्लियर है? और जो मशीन्स होते हैं they need fuel. कैसे? आप खुद देख लीजिए, आपके घरों में आप बाइक यूज करते हो, कार यूज करते हो, वो रन करते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाते हैं. मींस दे आर डूइंग वर्क. इन दैट के यू नीड पेट्रोल, यू नीड डीजल. मे बी अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक है तो इट मींस नीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. It means you can say for the running of machine the fuel is required, and for the working of the human being or living organism food is required. आई बात समझ में? अच्छा, जनरली जो हम साइंस के लैंग्वेज में बात करते हैं, अगर आप रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, या कोई चीज ड्रॉ कर रहे हो, या थिंक कर रहे हो, या कोई चीज बैठ करके आप सोच रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उस केस में एनर्जी कंज्यूम तो होती है. ऑब्वियसली भाई, आप इस चीज को बैठ कर सोच रहे हो, पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, मैं खुद रीड कर रहा हूं आपके सामने, तो साइंस के लैंग्वेज में, इन साइंटिफिक मैटर, कोई वर्क नहीं हुआ. आई बात समझ में? इस साइंस के लैंग्वेज में इस केस में कोई वर्क नहीं हुआ, जबकि वर्क कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमिंग द एनर्जी. मैकेनिकल साइंस नहीं कर सकते आप, कह सकते हो मैकेनिकल सेंस में कोई वर्क नहीं हुआ. वर्क कब होता है? ध्यान सुनिए, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करे और मूव करते हुए रेस्ट में आ जाए, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आ जाए, या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही हो, या किसी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज चेंज हो रहा हो, तो हम कह सकते हैं वर्क हो रहा है. जैसे इसे बोलते हैं मैकेनिकल वर्क. दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वर्क. मैं अभी रन करना शुरू करूं ग्राउंड में, तो इसका मतलब क्या है? मैंने वर्क किया. आप दौड़ते हुए आए और यहां रुक गए, इसको आपने वर्क किया. आप बाइक की स्पीड को इंक्रीज किया, डिक्रीज किए, इट मींस वर्क हुआ.
अगर आपकी मम्मी रोटी बना रही है तो उन्होंने क्या किया, आटे को गोल गोल करने के बाद उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसके शेप और साइज को चेंज कर दिया। इसका मतलब मम्मी ने वर्क किया, लेकिन पढ़ते वक्त कौन सा आपने मोशन किया है, आपने कौन सा दिमाग जब आपने चलाया है तो कौन सा शेप और साइज चेंज हुआ है, नहीं हुआ है ना। तो मैकेनिकल लैंग्वेज में यहाँ पे कोई वर्क नहीं हुआ, लेकिन इन दीज केसेस वर्क विल डन। मतलब कौन कौन केस, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जा रहा है, या चलता रेस्ट ऑब्जेक्ट मोशन में आ जा रहा है, या उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, या उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं वर्क हुआ है। क्लियर है। और दूसरी चीज, साइंटिफिकली वर्क होता क्या है। अगर मैं कहूं साइंटिफिकली वर्क क्या है, तो वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, तब हम कहेंगे कि साइंटिफिकली मैकेनिकल सेंस में हम कहेंगे वर्क हुआ है। इट मींस वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। अगर मैं कहूं ये एक बॉडी है, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट मूव कर गया इसी डायरेक्शन में, तो वर्क हुआ है। तो वर्क यस हुआ है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया है तो वर्क नहीं हुआ है। आई बात समझ में। इट मींस वर्क होने के लिए जरूरी है कि फोर्स अप्लाई हो और उस फोर्स की वजह से फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। शर्त समझिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शर्त क्या है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा हो और उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है, उस डायरेक्शन में अगर मूव किया है तो वर्क हुआ है, अदरवाइज वर्क नहीं हुआ है। आई बात समझ में। अब कंडीशन फॉर वर्क क्या है, अब वही जो मैंने आपसे बताया कि व्हाट इज कंडीशन ऑफ वर्क। कंडीशन फॉर वर्क, पहला, फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन दी और बॉडी, उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो, एंड बॉडी शुड बी डिस्प्लेस, एक शर्त और ऐड कर लो, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हम कहेंगे पॉजिटिवली वर्क हुआ है। जैसे ही बुलक कार्ड दिया है, हॉर्स कार्ड दिया हुआ है, हॉर्स फोर्स अप्लाई कर रहा है इस कार्ड के ऊपर, और ये कार्ड जिसका मास, जिसका वेट है mg, बताया था वेट क्या होता है, वेट mg है, और इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में हॉर्स ने फोर्स अप्लाई किया है, तो हम कह सकते हैं वर्क हुआ है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो टॉय लेते हैं, इसमें व्हील लगा होता है और थ्रेड बांध करके उसको ऐसे खींचते हैं, फोर्स लगा करके, फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन। इसका मतलब उस बच्चे ने वर्क किया है। कई बात समझ में। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स अप्लाई किया है और ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मूव कर गया है तो वर्क हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं वर्क का। एग्जाम्पल्स, वर्क इज डन कब, अ साइक्लिस्ट पैडलिंग द साइकिल, अगर साइक्लिस्ट ने पैडल किया है साइकिल के ऊपर तो वर्क हुआ है। अ मैन लिफ्टिंग द लोड अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाओ या नीचे रखो तो वर्क हुआ है। आई बात समझ में। ओके। लेकिन अगर एक कुली है, अपने सर पे कोई ऑब्जेक्ट रखता है और लेके चलता है अपने सर पे, इसे पेन मैंने लिया, पेन को ऐसे लेके चल रहा हूं, तो मैंने पेन पे कोई वर्क एज सच नहीं किया है। क्लियर है। या किसी ऑब्जेक्ट को अपने कुली अपने हेड पे रख करके लेके जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो वर्क अंडर ग्रेविटी इज जीरो। ध्यान रखना, वर्क अंडर ग्रेविटी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है। ओके। और दूसरा, अगर एक बड़े से पहाड़ को आपको ढकेलना पड़ जाए, मैं कहूं बेटा आज इस मकान को अपने हाथों से गिराना है, आपके अपने घर की दीवार को अपने हाथों से गिराना है पुश करके, तो दिन भर लगे रहोगे, फोर्स अप्लाई तो कर रहे हो, क्या वो ब्लॉक, वो फ्लोर, वो एरिया, वो वॉल गिर रहा है, नहीं गिर रहा है ना, इसका मतलब वर्क नहीं हुआ है। आई बात समझ में। तो वर्क कब होगा, जब फोर्स अप्लाई करो, फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो। आपने, कुली ने क्या किया, ऑब्जेक्ट उठा के सर पर रख लिया। ओके। अब देखा जाए तो ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड है और कुली ने उस वेट को ऊपर उठा रखा है, तो कुली ने जो फोर्स अप्लाई किया ऊपर लगाया है और ऑब्जेक्ट का वेट है नीचे, तो उसको होल्ड करने के लिए कुली ने क्या किया, अपने सर पे रखा है। इसका मतलब उस लोड का जो एक्शन फोर्स है उसका अपोजिट रिएक्शन ऊपर तरफ लग रहा है, लेकिन कुली तो इधर चल रहा है ना, सीधा चल इधर रहा है,
फोर्स ऊपर लगा रहा है, इसका मतलब कुली ने कोई वर्क नहीं किया है। ठीक है, हाँ, अंडर ग्रेविटी वर्क 0 हो रहा है। अगर मैं कहूं कुली सामान को ऐसे उठा के वहां रख दे, तब वर्क हुआ है, उस केस में वर्क हुआ है, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया है, तब वर्क हुआ है। क्लियर है? तो वर्क कब होगा, वर्क कब नहीं होगा? जब फोर्स अप्लाई करो और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क है, अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं है। आई बात समझ में? अब वर्क को डिफाइन करने के लिए, वर्क को समझने के लिए कुछ फॉर्मूले का यूज किया गया है। क्या है? वर्क डन इन मूविंग बॉडी इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब जैसे एक क्वेश्चन, एक कंसेप्ट देखो, यह एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक लिया हमने, ठीक है, इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स देखो एफ लगाया है। इस फोर्स लगाने पे ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन है, जब आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मूव करके ये फाइनल पोजीशन में आ गया। इस केस में अगर ये डिस्प्लेसमेंट आपका एस है, फोर्स एफ लग रहा है, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में वर्क इज इक्वल टू होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, सो वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क क्या है? वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दैट इज कॉल्ड द वर्क डन। क्लियर है? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। आई बात समझ में? दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है? व्हाट इज अ यूनिट ऑफ वर्क? यूनिट ऑफ वर्क इज अ न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज ऑल्सो नोन एज जूल। बेसिकली जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्क का इन्वेंशन किया था। क्लियर है? उन्हीं के नाम पे इसकी यूनिट रखा गई, जूल रखा गया है। तो व्हाट इज अ वर्क? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। इसी को हमने जूल लिखा, जिसको कैपिटल जे से लिखते हैं हम लोग। तो 1 जूल कैसे डिफाइन करोगे? अब ध्यान सुनना, 1 जूल का मतलब क्या है? अगर मैं कहूं एक ऑब्जेक्ट है जिसपे आपने फोर्स अप्लाई किया है, ध्यान समझना, हमने क्या कहा? एक ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड, हमने कहा है एक ऑब्जेक्ट हमने लिया है, क्लियर है, इस पे हमने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, और ये ऑब्जेक्ट चल करके पहुंच गया यहां से लेकर के 1 मीटर डिस्टेंस तक मूव कर गया। उस केस में वर्क क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर, जिसे आप कहते हो 1 जूल। इसका मतलब हाउ कुड यू डिफाइन 1 जूल? इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 1 मीटर in the direction of applied force, then work done on the object will be 1 joule. देखो वही स्टेटमेंट हमने लिखा है, एक बार रीड करिए आप लोग। When a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करा रहा है, then work done is 1 joule. तो 1 joule is equal to 1 Newton into 1 meter. That is your 1 joule is equal to 1 Newton meter. तो how could you define 1 joule? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, what is a 1 joule? ठीक है, तो 1 joule is your 1 Newton into 1 meter is called the 1 joule. So next we will discuss in next class work के इसके आगे कहानी हम next class में डिस्कस करेंगे. Thank you everyone.